तो सबसे पहला क्वेश्चन ही ये है कि हम जीओसी पढ़ते क्यों हैं। मतलब जीओसी पढ़ने की हमें क्या जरूरत पड़ गई। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा, तो मैं इसको टैब को नीचे कर दिया मैंने, ठीक है। तो व्हाट इज द नीड ऑफ जीओसी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या जरूरत है जीओसी पढ़ने का हमारे पास में। जीओसी प्लस रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म। तो आपने पहले क्या पढ़ रखा है, मुझे कुछ आइडिया दोगे। जीओसी एंड रिएक्शन मैकेनिज्म बोथ कंप्लीटेड और ओनली जीओसी कंप्लीटेड। जीओसी ओनली। जीओसी में अच्छा, ओनली जीओसी। जीओसी में प्लस आई प्लस आर प्लस एच इफेक्ट्स आपने पढ़े होंगे, ठीक है ना। हम्म, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जीओसी। जीओसी की जरूरत क्या है। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते क्या इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, जीओसी जो होता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें हमारे पास में जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ब्रेक वन बॉन्ड, आइदर होमोलिटिक क्लीवेज और हेट्रोलिटिक क्लीवेज, ठीक है। And form intermediates. Various intermediates are formed during this reaction. In this compound, halogen has more electronegativity, so this bond cleavage occur by heterolytic cleavage. X remove with two electron and form carbocation intermediate. तो हमारे पास में सबसे पहला बॉन्ड हम जो ब्रेक करेंगे वो हेट्रोलिटिक क्लीवेज से हम लोगों ने बॉन्ड को ब्रेक किया। उससे एक इंटरमीडिएट जनरेट हुआ, कार्बोकेटाइन क्या हुआ, जनरेट हुआ। वन बॉन्ड ब्रेकिंग किया, कार्बोकेटाइन बन गया, ठीक है। अगर हमारे पास में आर और आर ग्रुप होता और हम इसको एनर्जी देते, ठीक है, तो आर और आर दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो ये क्या करता, होमोलिटिक क्लीवेज करता। एंड ड्यूरिंग दिस होमोलिटिक क्लीवेज फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट्स आर फॉर्म, ठीक है। अगर हमारे पास में आर एम जी एक्स होता, ना हिंदी में करा रहे हैं। आर एम जी एक्स इज नोन एज ग्रिग्नार्ड reagent, and in Grignard reagent due to more electronegativity of carbon atom than magnesium, जब हम इसको हीट करेंगे तो कार्बन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा एंड आर माइनस कार्ब एनायन का फॉर्मेशन करेगा। क्या ये बात क्लियर है। Can you repeat that? ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फर्स्ट ऑफ ऑल we break bonds, either homolytic or heterolytic cleavage occurs. In this reaction, due to homolytic cleavage, free radical intermediate is formed, and here due to heterolytic cleavage, carbocation intermediate is formed, and here due to heterolytic cleavage, carb anion intermediate is formed. Is it okay? Yes, sir. Okay. That means during any reaction, first of all, we break bond by either homolytic cleavage or heterolytic cleavage. And this step is slow step because this step require energy from surrounding. तो सराउंडिंग से एनर्जी क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा और बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक करेगा। तो ये स्टेप स्लो स्टेप होगा एंड दिस स्लो स्टेप इज नोन एज आरडीएस। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरडीएस। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हमारे पास में हम लोग क्या करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्स्ट ऑफ ऑल बॉन्ड ब्रेक करेंगे, दिस स्टेप इज आरडीएस, एंड इन दिस स्टेप वेरियस इंटरमीडिएट्स आर फॉर्म, एंड देन these intermediate give further different reactions, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास में आरडीएस में इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं। इन इंटरमीडिएट्स को हमें क्या करना है, स्टेबलाइज करना है, ठीक है। कार्बोकेटाइन, कार्ब एनायन, फ्री रेडिकल, इनको स्टेबलाइज करना है। अगर हम इनको स्टेबल बनाएंगे, ये अगर स्टेबल हो जाएंगे तो बॉन्ड ब्रेकिंग हमारे पास में इजी हो जाएगा। बॉन्ड ब्रेकिंग इजी हो जाएगा विद द इंक्रीज इन स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, बॉन्ड ब्रेकिंग इज easier. Is it clear? Yes, sir. ओके। तो हमने एक बॉन्ड को क्या किया, ब्रेक किया, कार्बोकेटाइन, कार्ब एनायन, रेडिकल इंटरमीडिएट बनाया। इन कार्बोकेटाइन, कार्बन एटम हैव 3 वैलेंसी विथ वैकेंट ऑर्बिटल, वन वैकेंट ऑर्बिटल इज अवेलेबल एंड कार्बन एटम हैव 3 वैलेंसीज, ठीक है। इफ वी अटैच इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, these donating group donate electronic cloud towards carbocation intermediate and increases electron density towards carbocation, so they stabilize to carbocation.
क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. If we attach electron withdrawing groups, they withdraw electronic cloud from carbocation. So electron donating group stabilize to carbocation while electron withdrawing group destabilize to carbocation. So with the increase in stability of carbocation, bond breaking becomes easier and molecule easily break down this bond and rate of reaction increases. Is it okay? Yes. So role of GOC is to identify groups which are electron donating और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग. तो हम लोग जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं बेटा, उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जीओसी क्यों पढ़ते हैं, उसका मेन रीजन ये है कि हमें क्या करना होता है, वेरियस केमिकल रिएक्शंस पढ़नी होती है और उन केमिकल रिएक्शन के अंदर जो आरडीएस होता है, उस आरडीएस के अंदर हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल बॉन्ड को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं. बॉन्ड ब्रेक करके वेरियस इंटरमीडिएट्स बनाते हैं. ठीक है. और ये इंटरमीडिएट्स का बनना आरडीएस रेट डिटरमिनिंग क्या होता है, स्टेप होता है. ठीक है. अगर हम इन इंटरमीडिएट को स्टेबलाइज करेंगे, जैसे जैसे इंटरमीडिएट स्टेबलाइज होंगे उतना ही हमारे पास में ये आरडीएस क्या होगा, फास्ट होगा. रेट डिटरमिनिंग स्टेप क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा. तो एक लिमिटेड टाइम के अंदर हमारी केमिकल रिएक्शन क्या करेगी, ज्यादा प्रोडक्ट क्या कर पाएगी, दे पाएगी. ठीक है. और इन इंटरमीडिएट को स्टेबलाइज हम कैसे करते हैं, आइदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से हम इनको क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं. ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग जो इफेक्ट है, इसको हम जीओसी में पढ़ते हैं. यानी हम जीओसी क्यों पढ़ते हैं, ताकि आरडीएस को हम क्या कर सके, फास्ट कर सके या फिर हम क्या कर सके, स्लो कर सके. ठीक है. तो कोई भी केमिकल रिएक्शन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होगा, उसका फर्स्ट स्टेप जिसमें बॉन्ड ब्रेक होगा, वो रिएक्शन का रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा. क्या ये बात क्लियर है? रोल ऑफ जीओसी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. अगर आपको जीओसी नहीं आएगा तो आप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हम जीओसी पढ़ते क्यों हैं, और जीओसी में फिर आएगा हमारे पास में इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन. और ये क्या होते हैं, इनको हम पूरा डिटेल के अंदर क्या करेंगे, अच्छे से क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले बॉन्ड ब्रेक करके हमने क्या बनाए, इंटरमीडिएट बनाए. ये 3 इंटरमीडिएट हमारे पास में कार्बन का एक बॉन्ड ब्रेक करने से क्या होता है, इसमें बनते हैं. ठीक है. कैटायन, एनायन और क्या हो गया, फ्री रेडिकल. हम लोग एक काम कर सकते हैं, एक कार्बन के 2 बॉन्ड भी ब्रेक कर सकते हैं. अगर हम एक कार्बन के 2 बॉन्ड अगर ब्रेक करते हैं तो जो इंटरमीडिएट बनता है, आप में से कोई जानता है वो इंटरमीडिएट क्या होता है बेटा? कार्बीन. कार्बीन. वेरी गुड. अगर मैं यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज करता हूं, ड्यूरिंग होमोलिटिक क्लीवेज हमारे पास में यहाँ पर एक रेडिकल, यहाँ पे भी क्या बनेगा, एक रेडिकल बनेगा. इसको हम क्या बोलेंगे, कार्बीन बोलेंगे. ठीक है. ये बॉन्ड क्लीवेज होमोलिटिक भी हो सकता है और हेट्रोलिटिक क्लीवेज भी हो सकता है. ठीक है. अगर मैं हेट्रोलिटिक क्लीवेज करूंगा, x माइनस अगर दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाए तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा. y अगर दोनों इलेक्ट्रॉन दे के चला जाए तो कार्बन पे माइनस बनेगा. नेट चार्ज 0 हो जाएगा. एक ऑर्बिटल वैकेंट होगा, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे. तो ये भी हमारे पास में कार्बीन होगा. क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है ये कौन सा कार्बीन है और ये कौन सा कार्बीन है? सिंगलेट एंड ट्रिपलेट नाम सुना है? अकॉर्डिंग टू हुंड, अगर हमने यहाँ पे क्या किया, 2 बॉन्ड ब्रेक किया, हमारे पास में 2 रेडिकल बन गए, तो हमारे पास 2 ऑर्बिटल्स है. दोनों ऑर्बिटल में हम लोग एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, फिलअप करेंगे. तो इलेक्ट्रॉनिक ओरिएंटेशन इस तरह का होगा. सेकेंड कार्बन में भी 2 ऑर्बिटल्स है, एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है. इनको हम लोग क्या कर देंगे, पेयर्ड कर देंगे. इस कार्बन का टोटल स्पिन क्वांटम नंबर जो होगा +½ एंड +½ 1 हो जाएगा. इस कार्बन का टोटल स्पिन क्वांटम नंबर हमारे पास में +½ एंड -½ 0 हो जाएगा. अकॉर्डिंग टू हुंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल, या मेरे पास में मल्टीप्लिसिटी निकालने का एक फॉर्मूला होता है 2s+1. अगर मैं यहाँ पे s का वैल्यू 1 पुटअप करता हूं तो मेरे पास में मल्टीप्लिसिटी 3 निकल के आता है. और मल्टीप्लिसिटी 3 निकलता है इसलिए इस कार्बन का कुछ नाम होता है. क्या नाम होता है बेटा? ट्रिपलेट कार्बीन. मल्टीप्लिसिटी 3, ट्रिपलेट कार्बीन. अगर हम 2s+1 में s का वैल्यू 0 पुटअप करेंगे तो इसका मल्टीप्लिसिटी 1 निकल के आएगा. इसलिए इस कार्बीन को बोलते हैं सिंगलेट कार्बीन बोलते हैं. ठीक है. तो बॉन्ड ब्रेकिंग से हमारे पास में वेरियस क्या बनते हैं, इंटरमीडिएट्स बनते हैं. आइदर कैटायन, एनायन, रेडिकल
और कार्बीन्स। कार्बीन भी अगर आप देखेंगे तो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, ठीक है। तो कार्बीन पे भी क्या करना चाहिए, मुझे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाने चाहिए। विद इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑन कार्बीन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बीन क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन ये है, अगर मैं दोनों कार्बीन पे सेम सब्स्टिट्यूएंट लगाऊं तो जनरली विच कार्बीन इज मोर स्टेबल, दिस कार्बीन और दिस कार्बीन, विच वन इज मोर स्टेबल, फर्स्ट और सेकंड, विच वन इज मोर स्टेबल? सेकंड। थोड़ा और देखो, अगर आपके पास में सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स हो और उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन फिलअप किया जाए और पेयरिंग कर दिया जाए, तो कौन सा ओरिएंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होता है? मैं बोलूंगा फर्स्ट ज्यादा स्टेबल होता है, बिकॉज यहाँ पे एक्सचेंजेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करेंगे और एक्सचेंज एनर्जी क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। इससे सिस्टम को क्या मिलेगी, मेरे पास में स्टेबिलिटी मिलेगी। तो जनरली कौन सा कार्बीन ज्यादा स्टेबल होता है? ट्रिपलेट कार्बीन होता है, वो क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। क्या कोई कंडीशन जानता है जब सिंगलेट कार्बीन ज्यादा स्टेबल हो जाए? कभी कभी ऐसा होता है सिंगलेट कार्बीन भी ज्यादा स्टेबल हो जाता है, वो तब देखने को मिलता है जब इस वैकेंट ऑर्बिटल में स्टेबिलिटी मिले। ऐसा हो सकता है क्या? इफ लोन पेयर इज नेक्स्ट टू कार्बीन, अगर हम यहाँ पे OMe ग्रुप लगा दें, OMe ग्रुप लगा दें, इधर भी OMe ग्रुप लगा दें, OMe ग्रुप लगा दें, ऑक्सीजन पे लोन पेयर अवेलेबल है और हमारे पास में नेक्स्ट एटम पे वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल है, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग या हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। एंड ड्यू टू दिस कंप्लीट कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट, सिंगलेट कार्बिन इज मोर स्टेबल देन क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट हो जाएगा। यही कंडीशन होती है जब हमारे पास में सिंगलेट ट्रिपलेट से ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो यहां पे आपने जीओसी का एप्लीकेशन देखा, OMe पे लोन पेयर अवेलेबल है, तो इसने जो डोनेट किया इसको हम क्या बोलते हैं, प्लस आर इफेक्ट बोलते हैं। Resonance plus R is just mesomeric effect. Plus M. Mesomeric effect, plus R effect. Due to plus R effect, octet completion occurs. So second carbene is more stable than first. Generally, triplet is more stable than singlet. But if back bonding occurs, then हमारे पास में सिंगलेट जो होगा वो ट्रिपलेट से क्या हो जाएगा, इसमें ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। एक और कंडीशन होता है, आपने जीओसी में पढ़ा होगा, एरोमेटिसिटी। व्हाट आर एरोमेटिक कंपाउंड्स? Which have 2n plus 1 electron. Having 4n 4n plus 1 electron. नो, 4n plus 1 नहीं होता, 4n plus 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा। तो 4n plus 2 इलेक्ट्रॉन रिंग करंट, cyclic planar conjugated having 4n plus 2 pi electron current are known as aromatic compounds. तो अगर मैं एक काम करता हूं, यही कार्बीन अगर मैं ऐसे बना देता हूं, डबल बॉन्ड, और अगर मैं ये कार्बीन बना दूं, दिस इज ट्रिपलेट कार्बीन एंड दिस इज सिंगलेट कार्बीन, अगेन विच वन इज मोर स्टेबल, फर्स्ट और सेकेंड? Second, Why second? Why second? aromatic. the lone pair is in resonance. It's in aromaticity. It can be Because carbon is sp2 hybridized, lone pair is present in sp2 hybrid orbital, and vacant orbital is pz orbital, which involve in resonance, and ring becomes aromatic due to 6 pi electron ring current. So second compound is more stable. तो हमने देखा, हम जो इंटरमीडिएट्स बनाते हैं उन इंटरमीडिएट पे प्लस आर माइनस आर प्लस एच माइनस एच प्लस आई माइनस आई, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और विड्रॉइंग ग्रुप का जो हमारे पास में क्या होता है, इसमें इफेक्ट लगता है और स्टेबिलिटी हमारे पास में इधर इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है। तो इंटरमीडिएट्स को स्टेबलाइज करना हमारा मेन क्या होता है, इसमें मोटिव होता है। इसलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, जीओसी पढ़ते हैं। और इंटरमीडिएट्स का बनना रिएक्शन का क्या कहलाता है, RDS कहलाता है। हाँ बेटा, बॉन्ड ब्रेक कीजिए, इंटरमीडिएट्स बनाइए, इंटरमीडिएट्स को क्या कीजिए, स्टेबलाइज कीजिए। विद इंक्रीज इन स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। और इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड विड्रॉइंग इफेक्ट्स पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। ये तो हुआ बेसिक बात हुआ जिसमें मैंने इंटरमीडिएट बनाए। अब क्वेश्चन बनता है हमारे पास में, NO2 इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और विड्रॉइंग ग्रुप। withdrawing Electron withdrawing by which effect? because of the effect and I also both. Sigma bond as well as pi bond also. By sigma bond, effect name is That is inductive effect. inductive minus I effect. By pi bond, it is known as Mesomeric effect.
मेसोमेरिक और रेजोनेंस इफेक्ट, इट्स ओके। अगर मैं इस NO2 ग्रुप को डिफरेंट डिफरेंट इंटरमीडिएट्स पे अटैच कर देता हूं, कार्बोकैटायन, कार्ब एनायंस एंड फ्री रेडिकल्स, तो NO2 ग्रुप स्टेबलाइज किसको करेगा? ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। विच इंटरमीडिएट स्टेबलाइज और विच वन इज डिस्टेबलाइज? The anion and the radical is stabilized, the cation is destabilized. Anion and radical are stabilized, cations are destabilized. Why? Because electron withdrawing groups means the density of the electron cloud on the already positive charge atom is less, so it will be even further positive charge will be induced. On a negative charge, is the negative electron cloud is being pulled away. How can we explain by molecular orbital theory? Can we explain with the help of molecular orbital theory? I don't know exactly. Okay. NO2 is withdrawing group by minus R effect. Can we draw its resonating structure? How can we draw its resonating structure? Negative charge is placed like that, and oxygen gains Negative charge donation occurs towards nitrogen atom and pi bond breaks down, and resultant structure is this one. Is it okay? Yes, sir. तो क्या मैं कह सकता हूं कि एनायन ने पाई स्टार ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, Yes, sir. उससे बॉन्ड टूट गया? अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जब एक बॉन्ड बनता है तो हमारे पास में एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है, एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है। दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाते हैं। एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार मान लीजिए खाली पड़ा हुआ है। अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंटी बॉन्डिंग में डोनेट कर देना चाहिए, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इज इट ओके? Yes, sir. दैट मीन्स NO2 ग्रुप जो होता है वो पाई स्टार ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में हमारे पास में क्या करता है? प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो यहां पे अगर हम लोग बात करें, NO2 ने अपना पाई स्टार ऑर्बिटल दिया, एनायन ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, दोनों का ओवरलैपिंग हुआ। ओवरलैपिंग होने से एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल बना, एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बना। दोनों इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करके बॉन्डिंग में आ गए, तो एनायन के 2 इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, सिस्टम को क्या मिलेगी? स्टेबिलिटी मिलेगी। क्या हम बोल सकते हैं ये बात? Yes, sir. ये वाला एक और बार समझा दीजिए, MOT वाला। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमेशा ये कहता है कि हमारे पास में जब भी ये केमिकल बॉन्डिंग सबने पढ़ रखा होगा मेरे ख्याल से, जब एक Yes, sir. बॉन्ड बनता है तो हमारे पास में 2 ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग करते हैं। ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग करके एक हमारे पास में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हमारे पास में क्या करते हैं? चले जाते हैं। एंटी बॉन्डिंग वैकेंट रह जाता है। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2 होता है। दैट मीन्स 2 माइनस 0 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू बॉन्ड ऑर्डर 1 आ जाएगा। अब अगर हम इस बॉन्ड को ब्रेक करना चाहते हैं, किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ऑलवेज इलेक्ट्रॉन कहाँ डोनेट करने चाहिए? एंटी बॉन्डिंग में। अगर आप एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, नेट बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारे पास में? 0 हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें, एनालाइज करें, इस जगह पे हम लोग एनालाइज करते हैं। हमने कहा जब हमने रेजोनेंस किया, ड्यूरिंग रेजोनेंस नेगेटिव चार्ज डोनेट किया गया और उससे पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो ये नेगेटिव चार्ज कहाँ डोनेट किया गया है? ये नेगेटिव चार्ज पाई स्टार ऑर्बिटल में डोनेट किया गया है। पाई स्टार में जब आप डोनेट करोगे तो हमारे पास में पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा? इसमें टूट जाएगा। यही हुआ। तो नेगेटिव चार्ज पाई स्टार से क्या कर रहा है? ओवरलैपिंग कर रहा है। ये हमारा नेगेटिव चार्ज, ये हमारा पाई स्टार ऑर्बिटल, दोनों ने ओवरलैपिंग किया। फिर से एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल बना, एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बना। दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में शिफ्ट हुए। नेगेटिव चार्ज के दोनों इलेक्ट्रॉनों का एनर्जी कम हुआ, एनर्जी रिलीज हुआ, तो सिस्टम को स्टेबिलिटी मिला। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो इस जगह पे क्या होगा?
इस जगह पे भी NO2 अपना पाई स्टार ऑर्बिटल देगा जो कि वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है। और हमारे पास में एक रेडिकल है, रेडिकल मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, ये ओवरलैप करेंगे, एक बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और हमारा जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एनर्जी रिलीज करके नीचे की तरफ आएगा। ड्यू टू दिस रिलीज इन एनर्जी रेडिकल को क्या मिलेगा, स्टेबिलिटी मिलेगा। दैट मीन्स इन कॉन्जुगेशन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग -r ग्रुप स्टेबलाइज एनायन एज वेल एज फ्री रेडिकल। क्या ये बात क्लियर है? Yes. तो हमने सीखा एनायन को भी -r ग्रुप स्टेबलाइज करता है, रेडिकल को भी क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। क्या आप बता सकते हो कैटायन को स्टेबलाइज करेगा या डिस्टेबलाइज करेगा? Destabilize. क्यों डिस्टेबलाइज करेगा? Because मॉलिकुलर मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से एक्सप्लेन करना, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। NO2 अगेन अपना पाई स्टार ऑर्बिटल देगा, yes, sir. तो पाई स्टार ऑर्बिटल वैकेंट है। कार्बोकैटायन में भी एक वैकेंट ऑर्बिटल है। वैकेंट ऑर्बिटल को हम लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल बोलते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है आप लोगों ने। Yes, Yes, sir. sir. जब ये दोनों ओवरलैपिंग करेंगे तो फिर से एक बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हम कहेंगे जो ल्यूमो था या वैकेंट ऑर्बिटल था वो पहले इस एनर्जी का था, आफ्टर ओवरलैपिंग वैकेंट ऑर्बिटल का एनर्जी कम हो गया, ये न्यूक्लियस के पास आ गया। और जब जब न्यूक्लियस के पास में वैकेंट ऑर्बिटल्स आते हैं तो हमारा कंपाउंड स्टेबल हो जाएगा या अनस्टेबल हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी। अभी इलेक्ट्रॉन इस जगह पे एक्सेप्ट कर रहा था, अब इलेक्ट्रॉन इस जगह पे एक्सेप्ट करेगा, इस जगह पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो कार्बोकैटायन स्टेबल हो गया या अनस्टेबल हो गया? Unstable. अनस्टेबल हो गया। लो एनर्जी का, जितना लो एनर्जी का वैकेंट ऑर्बिटल होता है उतना ही हमारे पास में कंपाउंड क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो अगर मैं बोलूं, मैंने यहां पे 3 इंटरमीडिएट्स दिए, 3 इंटरमीडिएट, वन इज कैटायन, अनदर इज एनायन एंड अनदर वन इज रेडिकल। स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता सकते हो, 1 2 3, तीनों की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। मोस्ट स्टेबल इज 2. And 2। क्यों 2 मोस्ट स्टेबल है, रीजन बताएं, मोस्ट स्टेबल होने का क्या कारण है? क्योंकि because 2 electrons are shifted. 2 electrons are shifted towards downward side, releases energy. Okay, Then the radical. then the radical. And which one is unstable? Cation. Cation is unstable. तो देखिए, इंटरमीडिएट्स को हम क्या करते हैं, स्टेबलाइज और डिस्टेबलाइज करते हैं बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग इफेक्ट के थ्रू स्टेबलाइज करते हैं। हम 3 तरह के इंटरमीडिएट पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। एक कैटायन होता है, एक एनायन होता है, एक रेडिकल होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एनायन को भी स्टेबलाइज करता है, रेडिकल को भी क्या करता है, स्टेबलाइज करता है, बट कैटायन को क्या करता है, डिस्टेबलाइज करता है। सेम कंडीशन। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं, मेरे पास में फ्री रेडिकल है, ठीक है, ऑक्टेट इज कंप्लीट और इनकम्प्लीट? incomplete. इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अगर मैं यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा देता हूं तो ये इसको क्या करेगा, डिस्टेबलाइज और स्टेबलाइज? Stabilize. स्टेबलाइज करेगा। Excuse me, sir. अगर मैं OMe ग्रुप लगा दूं तब भी क्या करेगा? MOT is done for full the like सिंपल the है, full molecule, right, sir? सिंपल मॉलिक्यूलर How come ऑर्बिटल थ्योरी, you're drawing it just for one more? just simple molecular orbital theory. 2 orbital overlap with each other and form one bonding orbital and another is anti-bonding orbital, and electron movement occurs in bonding orbital makes bond. If electron movement occurs in anti-bonding orbital then bond breaks down. ठीक है, सिंपल सी चीज है। क्वेश्चन है, रेडिकल नंबर 1, रेडिकल नंबर 2, which one is more stable? First one. First one is more stable. Why first one is more stable? Again, pi bond is created there and the anti-bonding orbital. Because radical overlap with pi star orbital. Pi star is vacant orbital and here is radical. In OMe group, lone pair is available. In one orbital, pair of electron is available, overlap with radical. During this overlapping, again, one bonding orbital and one anti-bonding orbital is formed. One bonding and one anti-bonding orbital is formed.
इस जगह पे क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी रिलीज करके नीचे आएगा। यहाँ पे क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे भी निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे भी निकालना है। बॉन्ड ऑर्डर की कैलकुलेशन कर सकते हैं आप। both half. बॉन्ड ऑर्डर हाफ, बॉन्ड ऑर्डर हाफ, बॉन्ड ऑर्डर दोनों में हाफ है, तो स्टेबल कौन होगा? Whichever contains less in anti-bonding. लेस इन एंटी बॉन्डिंग। इसके एंटी बॉन्डिंग में 0 इलेक्ट्रॉन है, इसके एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन है। यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होता है वो रेडिकल को क्या करता है, ज्यादा क्या करता है बेटा, स्टेबलाइज करता है, डोनेटिंग ग्रुप से भी ज्यादा स्टेबलाइज करता है। ठीक है, तो हम लोग जीओसी के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड विड्रॉइंग इफेक्ट्स पढ़ते हैं, जो रेडिकल, कैटायन और एनायन को क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। ठीक है, आप बोलेंगे ये हमारे क्या काम आएगा, तो 12th क्लास के अंदर, सीनियर्स के अंदर जब आप पढ़ेंगे तो एक आपके पास में चैप्टर आएगा, चैप्टर का नाम है हमारे पास में पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। इन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हम लोग एल्कीन को आपस में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट मैंने बहुत सारी एल्कीन ले ली, और इन पे अगर मैं NO2 ग्रुप लगा दूं, इधर भी NO2 ग्रुप लगा दूं, यहां भी NO2 ग्रुप लगा दूं, इधर भी NO2 ग्रुप लगा दूं। ठीक है, अब अगर मैं एक रिएक्शन को यहाँ पे क्या करता हूँ, इनिशिएट करता हूँ, RO डॉट डालता हूँ, RO डॉट यहां से बॉन्ड को ब्रेक करेगा, एक रेडिकल इधर बनेगा, एक रेडिकल इधर बनेगा, ये दोनों बॉन्ड बना लेंगे। इस तरफ रेडिकल बनेगा, ये रेडिकल अनस्टेबल है या स्टेबल है, बताओ। बाय अटैक ऑफ RO डॉट Stable. क्यों स्टेबल है? Again, NO2 mesomeric effect and then NO2 मेसोमेरिक इफेक्ट। ये रेडिकल अगेन अटैक करेगा, यहां रेडिकल बनेगा, वो स्टेबल है। ये अगेन अटैक करेगा, यहां रेडिकल बनेगा, वो स्टेबल है। ये अगेन अटैक करेगा, यहां रेडिकल बनेगा, और इस तरह से हमारे पास में बहुत सारे एल्कीन्स आपस में जुड़ जाएंगे, और किसका फॉर्मेशन होगा, पॉलीमर का क्या होगा आपके इसमें फॉर्मेशन होगा। दैट मींस एल्कीन पे अगर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाऊंगा तो पॉलीमराइजेशन की रेट क्या हो जाएगी आपके इसमें, बढ़ जाएगी। क्वेश्चन है, अगर मैं डबल बॉन्ड पे OMe ग्रुप लगा दूं, डबल बॉन्ड पे OMe ग्रुप, OMe ग्रुप, RO डॉट अटैक करेगा, इस जगह पे अटैक करेगा, यहां बनेगा फ्री रेडिकल। फर्स्ट रेडिकल और सेकंड रेडिकल, विच वन इज मोर स्टेबल? first one. फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल होगा, तो इसका पॉलीमराइजेशन का रेट R1 स्पीड से होगा, इसका पॉलीमराइजेशन का रेट R2 स्पीड से होगा। क्या दोनों स्पीड सेम होगी या अलग अलग होगी? R1 is faster. R1 इज ग्रेटर देन R2 होगा। तो हम लोग जीओसी क्यों पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत है जीओसी पढ़ने का? जीओसी में हम लोग ग्रुप्स के बारे में एनालाइज करते हैं, आइदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। ये हमारे रेडिकल को, कैटायन को, एनायन को स्टेबलाइज करेंगे, और रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो हमने यहाँ पे देखा, फर्स्ट रिएक्शन की रेट क्या होगा, फास्ट होगा। सेकेंड रिएक्शन का रेट कंपेरेटिवली क्या होगा, स्लो होगा। और अगर मैं कुछ भी ग्रुप नहीं लगाऊं, ठीक है, और RO डॉट अगर मैं ऐड कर दूं, RO डॉट अटैक करेगा, रेडिकल बनेगा, तो स्पीड होगा R3 स्पीड। तीनों स्पीड एक जैसा या अलग अलग? अलग अलग। R3 R3 और कम होगा। R1 R2 R3 का स्पीड बताएं। R1 सबसे ज्यादा, R1 सबसे ज्यादा, फिर R2, और फिर क्या हो जाएगा आपका इसमें, R3 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जीओसी से स्टार्ट कर रहे हैं। जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी जनरली स्टडी इफेक्ट ऑफ वेरियस ग्रुप्स, आइदर दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग, और उससे इंटरमीडिएट बनते हैं। वो इंटरमीडिएट या तो स्टेबलाइज होंगे या फिर क्या होंगे, डिस्टेबलाइज होंगे। उससे रेट ऑफ रिएक्शन या तो कम होगी या फिर क्या होगी, इसमें बढ़ जाएगी। क्या ये बात क्लियर है? तो जीओसी पढ़ने का हम लोगों ने, कोई कुछ बोल रहा है, जीओसी पढ़ने का क्या मोटिव है, वो मोटिव हमने यहाँ पे क्या किया आपका इसमें देखा। ठीक है, बॉन्ड ब्रेक कीजिए, इंटरमीडिएट बनाइए, इंटरमीडिएट को स्टेबलाइज कीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा आपका इसमें, बढ़ जाएगा। जनरली कैटायन, रेडिकल और एनायन, तीन तरह के इंटरमीडिएट होते हैं। अगर आप एक कार्बन के दो बॉन्ड अगर ब्रेक कर देंगे तो कार्बीन्स बनेंगे। कार्बीन दो तरह के होते हैं, ट्रिपलेट और सिंगलेट। जनरली ट्रिपलेट ज्यादा स्टेबल होता है, सिंगलेट सिर्फ एक कंडीशन में स्टेबल हो सकता है, अगर बैक बॉन्डिंग हो रहा हो तो। ठीक है, ये चीज हमने यहाँ पे क्या किया, देखा। अब हमारे पास में जीओसी के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं और विड्रॉइंग ग्रुप कौन से होते हैं, इसको हमें क्या करना होता है, स्टडी करना होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग जो इफेक्ट होते हैं
उसमें आई इफेक्ट होता है, आर इफेक्ट होता है एंड एच इफेक्ट होता है। आई क्या होता है, आर क्या होता है, एच क्या होता है? इंडक्टिव, रेजोनेंस और हाइपर। मैं बताऊं या आप कुछ एक्सप्लेन करेंगे, कुछ बताएंगे? पढ़ रखा है आपने? Excuse me, sir. हाँ, Sir, could you please explain the MOT diagram why electron withdrawing groups will stabilize free radical? Generally, we radical. see the other way around, sir. Okay, it's okay. Electron withdrawing groups generally have polar pi bond, just like C double bond O, N double bond O, and polar pi bond always provide pi star orbital for resonance. Pi star orbital for resonance. And pi star is vacant orbital. Pi star orbital is vacant orbital. And here is free radical. One electron is available in p orbital. This is p orbital. This p orbital overlap with pi star orbital and form bonding and anti-bonding orbitals. तो हमारे पास में ये जो p ऑर्बिटल होगा ये पाई स्टार से ओवरलैप करेगा, एक बॉन्डिंग बनाएगा, एक एंटी बॉन्डिंग बनाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है अपना एनर्जी रिलीज करके और स्टेबलाइज हो जाएगा जब ये बॉन्डिंग में क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी हमारे पास में रेडिकल को क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। सिमिलर थिंग अकर्स इन NO2, CO, पोलर पाई बॉन्ड रेडिकल को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर OR ग्रुप है जिस पे लोन पेयर अवेलेबल है, ये भी रेडिकल को स्टेबलाइज करेगा। कैसे स्टेबलाइज करेगा? हमारे पास में एक ऑर्बिटल में लोन पेयर अवेलेबल है, एक ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। ये दोनों अगेन ओवरलैप करेंगे, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। दो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी यहां पे कम होगा, स्टेबलाइज होगा, एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यहां पे बढ़ जाएगी। बॉन्ड ऑर्डर अगर आप कैलकुलेट करेंगे, यहां भी बॉन्ड ऑर्डर हाफ आएगा, इधर भी बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, हाफ आएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर इधर भी हाफ है, बॉन्ड ऑर्डर हाफ इन बोथ कंडीशन। Which structure is more stable? If bond order is same. सर ये R डबल बॉन्ड RO वाला ग्रुप में ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है। हाँ बताएं कौन सा वाला पूछ रहे हैं, फर्स्ट या सेकंड? सेकंड कंडीशन में इलेक्ट्रॉन कैसे मूव किए, एक और बार बता दें। एक्चुअली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये कहता है जब दो ऑर्बिटल पास होते हैं तो वो आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, और एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है, एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है, और उनमें कितना भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो यहां हम लोग बात करेंगे, हमारे पास में एक लोन पेयर वाला ऑर्बिटल एक रेडिकल वाले ऑर्बिटल से क्या करेगा, ओवरलैप कर जाएगा। तो लोन पेयर वाला ऑर्बिटल रेडिकल से क्या कर जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। इससे एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। ठीक है। तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ मूवमेंट करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा। बॉन्ड ऑर्डर इधर भी हाफ आएगा, बॉन्ड ऑर्डर इधर भी हमारे पास में क्या आएगा, हाफ आएगा। इन सच कंडीशन विच वन इज मोर स्टेबल? ऐसा रेडिकल स्टेबल होगा जिसके एंटी बॉन्डिंग में मिनिमम इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो होते हैं यानी कि -R ग्रुप, वो +R से ज्यादा स्टेबिलिटी देते हैं। किसको? फ्री रेडिकल को। तो रेडिकल का जो हमारे पास में जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर हमें देखने को मिलता है, ठीक है, उस ऑर्डर को हम देखते हैं। अगर आपने पढ़ रखा है तो ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूं। When radical is next to -R group due to overlapping with pi star orbital, it stabilizes one electron. And when radical is next to lone pair, due to overlapping with lone pair, it stabilizes two radical. बट यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास में ये रेडिकल एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा, नीचे की तरफ आएगा। बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे भी हाफ है, इधर भी हाफ है, बॉन्ड ऑर्डर दोनों में हाफ है। एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये लेस स्टेबल होगा, ये वाला मोर स्टेबल होगा।
सिंपल चीज। यस सर। ठीक है, और इसका इफेक्ट पॉलीमराइजेशन में कैसे पड़ेगा उसको भी हमने देख लिया। तो क्यों हम लोग जीओसी पढ़ते हैं, क्यों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, वाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और विड्रॉइंग ग्रुप्स, हम ये क्यों पढ़ते क्यों है, उसका रीजन क्या है, ताकि हम लोग इंटरमीडिएट्स कैटायन एनायन रेडिकल्स को क्या कर सके, स्टेबलाइज कर सके। और उस स्टेबलाइजेशन से क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क पड़ जाएगा। वो रेट ऑफ रिएक्शन पे कैसे फर्क पड़ जाएगा, पॉलीमराइजेशन यहां करें, पॉलीमराइजेशन इस जगह करें, पॉलीमराइजेशन इस जगह करें। फर्स्ट कंडीशन में पॉलीमराइजेशन का रेट सबसे फास्ट होगा, सेकेंड कंडीशन में हमारे पास में थोड़ा कम रेट होगा, और अनसब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का रेट सबसे क्या होगा, इसमें कम होगा। तो जीओसी में हम लोग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग क्या पढ़ता है, इसमें इफेक्ट्स पढ़ते हैं। ठीक है, और उसके अंदर 3 इफेक्ट आते हैं, इंडक्टिव, रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड का इफेक्ट होता है, पार्शियल पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। ये मैंने डेफिनेशन बोला है, क्या होता है अभी मैं समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट इज delocalization of loosely bonded electron, either pi electrons or lone pair in a conjugated system is known as resonance effect कहलाता है। ठीक है, यानी कि हमारा से लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को हम क्या करेंगे, डीलोकलाइज करेंगे। तो इंपॉर्टेंट चीज है, एक होता है पोलराइजेशन, एक होता है डीलोकलाइजेशन। क्या दोनों में फर्क होता है? यस सर। हाँ यस सर। पोलराइजेशन में इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिटल में रहते हैं, उससे बाहर नहीं जाते हैं। ठीक है, डीलोकलाइजेशन में एक ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिटल में माइग्रेट करता है, तीसरे ऑर्बिटल में माइग्रेट करता है वाया ओवरलैपिंग। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीलोकलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, एक होता है इंडक्टिव इफेक्ट, एक होता है रेजोनेंस इफेक्ट, एक होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट जो होते हैं ये डीलोकलाइजेशन होते हैं, डीलोकलाइजेशन ऑफ लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, pi bond and lone pair is known as resonance effect, and delocalization of sigma electron, that means migration of electron from sigma orbital to one orbital to another orbital, is known as hyperconjugation. Delocalization of sigma electron is hyperconjugation, while partial polarization of sigma electron is known as inductive effect. क्या ये बात क्लियर है? यस सर। तो इन तीनों इफेक्ट को अब हम क्या करेंगे, डिटेल के अंदर देखेंगे, क्योंकि ये जो हमारे पास में इफेक्ट्स होंगे ये बताएंगे कौन से ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, कौन से ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे। टोटल 3 लाइन में जीओसी खत्म हो जाता है। इंडक्टिव इफेक्ट 1 लाइन का इफेक्ट है, रेजोनेंस भी 1 लाइन का इफेक्ट है, ओनली 1 लाइन में हम लोग रेजोनेंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं, और हाइपर कॉन्जुगेशन भी 1 लाइन का इफेक्ट है। दैट मीन्स कंप्लीट जीओसी में सिर्फ 3 लाइन होती है, हमें बहुत कुछ याद करने की जरूरत नहीं होती है। इंडक्टिव से स्टार्ट करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट 2 तरह का होता है, प्लस आई एंड माइनस आई। ठीक है, प्लस आई क्या होता है, माइनस आई क्या होता है, कोई एक्सप्लेन करेगा? व्हाट इज प्लस आई एंड? प्लस आई डोनेटिंग होता है, ये माइनस आई विथड्रॉइंग होता है। विड्रॉइंग होता है। कैसे डोनेटिंग होता है, कैसे विड्रॉइंग होता है, एक्सप्लेन करना हो तो क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं? एक्चुअली हम लोग हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी करते हैं, तो हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन हमारे पास में अवेलेबल होता है। हाइड्रोकार्बन आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, फिर हम इनके ऊपर क्या करते हैं, रिमूव हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, और एक ग्रुप को क्या कर लेते हैं, अटैच कर लेते हैं। कार्बन की चेन पे एक ग्रुप को हम लोगों ने क्या कर दिया, अटैच कर दिया। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में ये ग्रुप, विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, अगर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इसे हम बोलेंगे प्लस आई। विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन अगर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है तो हम इसको बोलेंगे माइनस आई। यानी किसी कार्बन की चेन में विथ रेस्पेक्ट टू CH ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा सिग्मा बॉन्ड के अंदर पार्शियल पोलराइजेशन के थ्रू, उसको हम बोलेंगे प्लस आई इफेक्ट, और विड्रॉ करेगा उसको हम बोलेंगे माइनस आई इफेक्ट बोलेंगे। प्लस आई वाले ग्रुप कौन से, सिर्फ एक लाइन में, ओनली 1 लाइन, ऑल प्लस आई खत्म हो जाएंगे,
all alkyl group having single bond, that means methyl, ethyl, propyl, butyl, all alkyl group with single bond, and all anionic groups are plus I. एक लाइन में सारे प्लस आई क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे. ऑल अल्काइल विथ सिंगल बॉन्ड एंड ऑल एनायनिक ग्रुप्स आर प्लस आई, रिमेनिंग ग्रुप्स आर माइनस आई. तो अगर मेरे को कोई पूछे NO2 क्या है, NO2 अल्काइल नहीं है, सरफेस पे एनायन नहीं है, तो ये प्लस आई नहीं है, तो ये कैसा ग्रुप हो गया, माइनस आई हो गया. हेलोजन्स आर प्लस आई और माइनस आई, minus I. माइनस आई. NH3 प्लस इज माइनस आई, Minus I. माइनस आई. NR3 प्लस इज माइनस आई, Minus I. माइनस आई. एल्डिहाइड इज Uh, minus I. माइनस आई. क्यों माइनस आई है, So because oxygen is more electronegative, so the bond is partially polarized. अपन एक एक लाइन बोलते हैं ना, ऑल अल्काइल हैविंग सिंगल बॉन्ड एंड ऑल एनायनिक ग्रुप्स आर प्लस आई, रिमेनिंग ऑल आर माइनस आई. तो इसमें हमारे पास में सिंगल बॉन्ड नहीं, पाई बॉन्ड आ गया. पाई बॉन्ड आता ही है, माइनस आई आ गया. ग्रुप्स याद करने की जरूरत नहीं है, प्लस आई कौन है, माइनस आई कौन है. सिर्फ एक लाइन में प्लस आई माइनस आई को हम लोग क्या कर लेंगे, डिफाइन कर लेंगे. तो ऑल अल्काइल ग्रुप विद सिंगल बॉन्ड एंड ऑल एनायनिक ग्रुप्स आर प्लस आई, रिमेनिंग ऑल ग्रुप्स आर माइनस आई. तो मेरा क्वेश्चन है COO माइनस इज प्लस आई, प्लस आई and COOH group is प्लस आई, माइनस आई, ये माइनस आई हो गया. क्यों, क्योंकि ये अनायनिक नहीं है और इसमें डबल बॉन्ड है. अल्काइल भी इसमें अवेलेबल नहीं है. तो प्लस आई ग्रुप हाइड्रोजन के रेफरेंस में इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, माइनस आई ग्रुप हाइड्रोजन के रेफरेंस में इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं. एक लाइन में प्लस आई और माइनस आई को अगर डिफाइन करना हो सिंगल लाइन, तो हम ये बोल सकते हैं ऑल अल्काइल विद सिंगल बॉन्ड and all anionic groups are plus I, remaining all groups are minus I. Then SO3H is माइनस आई, SO3H is minus I. ठीक है, तो हम लोग प्लस आई और माइनस आई को क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं. ठीक है, प्लस आई माइनस आई आपने पहचान लिया. तो अब जो सीरीज आता है उस सीरीज को बोलते हैं प्लस आई का सीरीज. मैं एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू वन CH बॉन्ड, अगर मैं एक CD बॉन्ड लेता हूं, एक CT बॉन्ड लेता हूं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी CH की तुलना में CD का ज्यादा होता है, CT का प्लस आई और अच्छा होता है. दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का एबिलिटी CH से ज्यादा CD का और फिर CT का होगा. ऐसा क्यों होगा, एक्सप्लेन कर सकता है कोई? क्योंकि ड्यूटेरियम में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं. ड्यूटेरियम में ज्यादा इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, एक बॉन्ड बना है, बॉन्ड हमारे पास में ऑलवेज टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है. तो यहां भी मेरे पास में 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन है और इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन है. ड्यूटेरियम में आई थिंक इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं होते हैं, ड्यूटेरियम हैवियर आइसोटोप होता है, न्यूट्रॉन ज्यादा होता है. यस, मास ऑफ हाइड्रोजन 1, मास ऑफ ड्यूटेरियम 2, मास ऑफ ट्रिटियम इज 3. इंडक्टिव इफेक्ट में CH, CD और CT में CT का प्लस आई ज्यादा होता है. ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण हमारे पास में CK इनगोल्ड बुक में दे रखा है. CK इनगोल्ड एक बुक आता है, ठीक है, वो कहता है कोई भी बॉन्ड रिजिड नहीं होता है, रिजिड बॉन्ड नहीं होता है, बॉन्ड बिहेव लाइक स्प्रिंग्स. CH बॉन्ड स्प्रिंग की तरह बिहेव करेगा, CD बॉन्ड भी स्प्रिंग की तरह बिहेव करेगा, CT बॉन्ड भी स्प्रिंग की तरह बिहेव करेगा. मास यहां पे 1 है, ये 2 है और ये 3 है. एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर T ये जो बॉन्ड होगा वो क्या करेगा, SHM करेगा. तो जो हल्का एलिमेंट है, लाइटर एलिमेंट है, उसका SHM ज्यादा होगा, वो स्ट्रेच ज्यादा करेगा. ठीक है, हैवियर एलिमेंट का स्ट्रेचिंग कम होगा और हैवियर एलिमेंट का स्ट्रेचिंग और कम होगा. ठीक है, तो जब हम ऑर्बिटल वॉल्यूम का बात करेंगे तो स्ट्रेच और कंप्रेस स्टेज का एवरेज हम लेंगे, तो CH का ऑर्बिटल वॉल्यूम बड़ा होगा, मान लो V1 वॉल्यूम, CD का ऑर्बिटल वॉल्यूम थोड़ा छोटा होगा
Ct का ऑर्बिटल वॉल्यूम और छोटा होगा, V1 वॉल्यूम, V2 वॉल्यूम, V3 वॉल्यूम, अप टू डाउन सिग्मा ऑर्बिटल का वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। वॉल्यूम कम हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है। फ्रॉम अप टू डाउन मास ऑफ आइसोटोप इंक्रीजेस, इफेक्टिवनेस ऑफ SHM डिक्रीजेस, ऑर्बिटल वॉल्यूम डिक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस, and due to increase in electron density, electron donation power by inductive effect also increases। यही कारण होता है CH, CD and CT में CT इलेक्ट्रॉन ज्यादा डोनेट करता है इंडक्टिव से, ठीक है। अब आपने एक और इफेक्ट पढ़ा होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। और इसमें हम लोग बॉन्ड ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। अगर बॉन्ड ब्रेक करने की बात हो और फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का बात हो तो एक CH है, एक CD है, एक CT है। बॉन्ड लेंथ इधर L1 है, बॉन्ड लेंथ L2 है, बॉन्ड लेंथ L3 है। बॉन्ड लेंथ अप टू डाउन आने पे डिक्रीज हो रहा है, बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो रहा है। CT बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है तो उसको तोड़ना मुश्किल होगा। तो इंडक्टिव का ऑर्डर हमें यह देखने को मिलता है, हाइपर कॉन्जुगेशन CH, CD और CT में क्या ऑर्डर होगा, सेम ऑर्डर और अपोजिट, ऑपोजिट। अपोजिट ऑर्डर हमें देखने को मिलेगा। कौन से इफेक्ट में देखने को मिलेगा बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन में। तो एक CH के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एबिलिटी का जो ऑर्डर होता है, ठीक है, वो हमारे पास में इंडक्टिव इफेक्ट कहला रहा है। यहाँ पे एक CH की तुलना में एक CD, एक CT ज्यादा डोनेट करेगा, एक CT की तुलना में 3H और ज्यादा डोनेट करेंगे। अब हम जितना बड़ा अल्काइल ग्रुप लगाते जाएंगे, अल्काइल ग्रुप विद इंक्रीज इन साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ाते जाओगे, उसमें नंबर ऑफ CH बॉन्ड्स बढ़ते जाएंगे। तो एक CH के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का हमारे पास में ऑर्डर होगा, वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो हम कह सकते हैं एक होता है 1 डिग्री ग्रुप, 2 डिग्री अल्काइल एंड 3 डिग्री अल्काइल। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 3 डिग्री अल्काइल का इंडक्टिव और अच्छा होता है। और इसके बाद में हमारे पास में एनायनिक ग्रुप्स आ जाते हैं। एनायनिक में सबसे पहले COO माइनस ग्रुप आता है। COO माइनस में ये ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, लेकिन ये ऑक्सीजन रेजोनेंस से बीच में विड्रॉ कर रहा है, तो डोनेट करने का एबिलिटी प्योर O माइनस से थोड़ा कम होगा। O माइनस ज्यादा डोनेट करता है, COO माइनस कम डोनेट करता है। एक्सप्लेन कर सकते हो? क्या चीज? सर एक और बार। ड्यू टू रेजोनेंस इन COO माइनस, डोनेटिंग पावर इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यहां पे डोनेटिंग पावर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। O माइनस से ज्यादा जो डोनेट करेगा वो NR माइनस डोनेट करेगा, और उससे जो ज्यादा डोनेट करेगा वो CH2 माइनस डोनेट करेगा। ये जो सीरीज बनता है, इस सीरीज को हम बोलते हैं प्लस I का सीरीज, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है विथ रिस्पेक्ट टू 1 CH बॉन्ड। विद रिस्पेक्ट टू 1 CH बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी का ये जो ऑर्डर है, ये प्लस I का सीरीज है। अगर आप इस सीरीज में देखें तो हमारे पास में अल्काइल ग्रुप विद सिंगल बॉन्ड नजर आ रहे हैं और एनायनिक ग्रुप्स हमें दिख रहे हैं। तो ऑल एनायनिक ग्रुप एंड अल्काइल ग्रुप्स विद सिंगल बॉन्ड आर नोन एज प्लस I ग्रुप्स। तो ये हमारे प्लस I ग्रुप हो गए। रिमेनिंग ऑल ग्रुप्स जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, माइनस I क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं, ठीक है। प्लस I वाले ग्रुप आप कार्बोकेटाइन पे अगर अटैच करेंगे, ये डोनेट करेंगे, कार्बोकेटाइन का ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे और कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करेंगे। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? तो माइनस I का भी एक सीरीज होता है। माइनस I, क्वेश्चन है क्या, कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है इसमें? एनी क्वेश्चन इन प्लस I सीरीज? अब आता है माइनस I का सीरीज। माइनस I एक CH के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने, Excuse me, sir. हाँ Yes, sir. सर I जो have doubt, sir. हाँ, Sir, this SHM thing, why does it happen, sir? Like, could you explain? SHM बिकॉज एवरी बॉन्ड, जो हमारा कोई भी बॉन्ड ले लीजिए,
वो कभी भी फिक्स नहीं होता है, स्प्रिंग की तरह बिहेव करता है, और वो हमारे पास में क्या करता रहता है, एसएचएम करता रहता है रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे कुछ एनर्जी है तो वो एसएचएम करता रहेगा, ठीक है। तो जब हम क्या करते हैं, किसी बॉन्ड को ब्रेक करने का एनर्जी देते हैं, ठीक है, आपको हाथ दिख रहे होंगे, ठीक है, तो एसएचएम बढ़ जाता है, इस तरह से एसएचएम स्ट्रेचिंग बढ़ जाता है, और एनर्जी देते हैं और एनर्जी देते हैं, तो फिर ये हमारे पास में क्या करता है, उसमें ब्रेक होकर के एक ग्रुप इधर जाएगा, एक ग्रुप इधर जाएगा, बॉन्ड क्या हो जाएगा, उसमें ब्रेक हो जाएगा। तो कोई भी बॉन्ड रिजिड नहीं होता है, हर बॉन्ड हमारे पास में क्या करता रहता है, एसएचएम करता रहता है। ऑर्बिटल्स ने ओवरलैपिंग किया है, और उस ओवरलैपिंग के अंदर ये क्या करते रहेंगे, इस तरह से एसएचएम करते रहेंगे, ठीक है। हैवियर जो आइसोटोप होगा, हैवियर आइसोटोप का एसएचएम कम होगा, ठीक है। लाइटर जो हमारे पास में एलिमेंट होगा, लाइटर एलिमेंट ऑब्वियस सी बात है, सेम टेम्परेचर पे अगर मैं सीएच बॉन्ड, सीडी बॉन्ड और सीटी बॉन्ड को अगर मैं रखूंगा, तो सीएच बॉन्ड जो होगा वो स्ट्रेच ज्यादा करेगा, तो ऑर्बिटल वॉल्यूम उसका बड़ा हो जाएगा। सीडी बॉन्ड स्ट्रेच थोड़ा कम करेगा, सीटी और कम स्ट्रेच करेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक लाइन बोल सकते हैं, क्या लाइन बोलेंगे, फ्रॉम अप टू डाउन मास ऑफ आइसोटोप इंक्रीजेस, मास ऑफ आइसोटोप इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इफेक्टिवनेस ऑफ एसएचएम यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इफेक्टिवनेस ऑफ एसएचएम हमारे पास में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास में ऑर्बिटल वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और उसमें इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो होगा उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, सिंपल चीज। Sir, हाँ, why do I say that plus I effect is only polarization of sigma bond? Why not pi bond also? पाई बॉन्ड भी पोलराइज होगा, लेकिन पाई बॉन्ड पोलराइज होकर के हमारे पास में जो नेक्स्ट पाई बॉन्ड होगा उससे क्या कर लेगा, ओवरलैप कर लेगा, तो वहां पे रेजोनेंस भी चलेगा। अभी जैसे हम माइनस आई इफेक्ट देखेंगे, अभी हमने बोला, अभी तक हमने जितने भी ग्रुप देखे वो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड वाले ग्रुप्स हैं, ठीक है। अब जब हम पाई बॉन्ड देखेंगे, पाई बॉन्ड लगाते इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, माइनस आई हो जाएगा, तो माइनस आई होगा तो विड्रॉ तो करेगा ही, ठीक है। पर वो जो विड्रॉ करेगा वो सिग्मा और पाई दोनों का इफेक्टिव क्या होगा आपका, इसमें विड्रॉइंग क्या होगा, इसमें पावर होगा। और विड्रॉ करके अगर ये कहीं और ओवरलैप कर ले तो फिर हम उसको पाई बॉन्ड के इफेक्ट को फिर हम इंडक्टिव नहीं बोल के रेजोनेंस इफेक्ट बोलेंगे, ठीक है। अभी मैं बताता हूं, माइनस आई में हम लेंगे इसको, माइनस आई इफेक्ट अब स्टार्ट होगा। अभी तक सारे ग्रुप हमारे सिंगल बॉन्ड थे, अब हम यहाँ पे पाई बॉन्ड लगाते हैं, ठीक है। माइनस आई इफेक्ट में सबसे ज्यादा जो माइनस आई इफेक्ट शो करता है वो होता है NF3+। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होता है, फ्लोरीन का 3.5 होता है, सॉरी फ्लोरीन का 4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, लिख देता हूं मैं पहले फिर बात करते हैं। एक फ्लोरीन का 4 हो गया, तो 4 3 12, ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 12 + 3, पूरे ग्रुप का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 15 हो गया। पूरे ग्रुप का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 15 है, ऊपर से यहां पे पॉजिटिव चार्ज और अवेलेबल है, तो ये ग्रुप बेस्ट इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट शो करेगा। इससे अच्छा माइनस आई वाला ग्रुप अभी तक हमारे पास में अवेलेबल नहीं है। तो NF3 सबसे बेस्ट इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, फिर उसके बाद में OR2+ ग्रुप, मैं पहले सीरीज लिखता हूं उसके बाद में एक्सप्लेन करता हूं, देन NR3+ ग्रुप, एंड देन NH3+ ग्रुप। ऑल ग्रुप्स हैव पॉजिटिव चार्ज, इन सारे ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है, तो इस सारे के सारे ग्रुप अच्छे माइनस आई वाले ग्रुप हैं, अच्छे से विड्रॉ करते हैं। तो एक चीज यहां पे समझ में आया कि कोई भी ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है उसमें एक इंडिविजुअल एटम का रोल नहीं होता है, ऑल एटम्स का क्या होता है, कंट्रीब्यूशन होता है। ऑल बॉन्ड्स का क्या होता है, कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। ऑल बॉन्ड्स एंड ऑल एटम्स का कंट्रीब्यूशन होता है, और पूरे ग्रुप की ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा होगा उतना ही ग्रुप अच्छा विथड्रॉइंग इफेक्ट क्या करेगा, शो करेगा। तो अब मैं सीरीज को मैं पूरा लिख देता हूं, तो आप जैसे बोलते हो ना सिग्मा बॉन्ड का ही माइनस आई होता है क्या, तो वहां सिग्मा भी होगा, पाई भी होगा, उन दोनों बॉन्ड का मिला जुला जो इफेक्ट होगा, ठीक है, वो हमारे पास में ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बनाएगा, और उससे क्या होगा, हम विथड्रॉइंग इफेक्ट क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है।
और हम कार्बन की चेन पे देखेंगे। एक कार्बन की चेन, सर कार्बन की चेन पे आप पाई बॉन्ड लगाओगे, ठीक है, तो सिग्मा पाई पूरा ग्रुप यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। हाँ, क्वेश्चन है Nr3 प्लस एंड NH3 प्लस किसका माइनस आई ज्यादा होना चाहिए और किसका माइनस आई ज्यादा है, क्यों? अगर आपसे कोई सवाल पूछे आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, इसको अभी हम देखेंगे, ठीक है। पहले मैं सीरीज लिख दूं पहले पूरा माइनस आई का, इसके बाद में न्यूट्रल ग्रुप्स आते हैं। प्लस साइन में भी डाउट है। अभी देखते हैं, पहले मैं सीरीज कंप्लीट कर लूं, उसके बाद में अपन सारे डाउट लेते हैं, ठीक है। NO2 ग्रुप सीरीज लिख देता हूं मैं, SO2R ग्रुप, साइनाइड ग्रुप, COOH ग्रुप, देन हेलोजन। हेलोजन में मैंने लिखा नहीं है, अगर FClBrI माइनस आई किसका सबसे ज्यादा होगा? आई सूरन माइनस आई जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, सूरन फ्लोरीन। फ्लोरीन का माइनस आई सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर हमारे पास में आयोडीन आएगा। इसके बाद में OH एंड OR में OR, एंड देन कौन आएगा, OH, फिर आएगा ट्रिपल बॉन्ड, एंड देन आएगा बेंजीन, डबल बॉन्ड, ठीक है, और फिर आएगा एक CH। विथ रिस्पेक्ट टू वन CH बॉन्ड, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एबिलिटी का ऑर्डर रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, माइनस आई सीरीज बोलते हैं। तो अभी एक क्वेश्चन पूछा गया मुझसे, Nr3 एंड NH3 माइनस आई का ऑर्डर ऐसा क्यों दिखता है? तो ये मेरे से क्वेश्चन पूछा, तो OH और OR भी तो आपको दिखना चाहिए। OH एंड OR में ऐसा ऑर्डर हमें देखने को क्यों मिलता है, ठीक है, कोई जानता है? प्लस आई वाले ग्रुप ऑल अल्काइल विद सिंगल बॉन्ड प्लस आई होते हैं, ऑल एनायनिक ग्रुप ये भी प्लस आई होते हैं। प्लस आई यहां पे कंप्लीट हो जाता है। CH CD एंड CT में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है, तो उसका डोनेट करने का एबिलिटी क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। ये हमारी प्लस आई की सीरीज हो गई। किसी को डाउट था? डाउट, प्लस आई में डाउट, ठीक है। माइनस आई, ये सीरीज माइनस आई का रिमेनिंग ऑल ग्रुप्स जो माइनस आई है उनको हमने एक ऑर्डर में क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया है। पूरे ग्रुप का ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। Nr3 प्लस एंड NH3 प्लस, इसमें Nr3 ज्यादा क्यों विड्रॉ करता है, NH3 कम क्यों विड्रॉ करता है, इसको हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। OH एंड OR ज्यादा विड्रॉ क्यों करता है, OH कम विड्रॉ क्यों करता है, इसको भी हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। करें एक्सप्लेन? यस सर। तो इसके लिए आपको नॉलेज होना चाहिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग? पीरियोडिक टेबल में सबसे हल्का एलिमेंट हाइड्रोजन होता है। रैपिड शिफ्टिंग ऑफ H प्लस बिटवीन टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या मतलब है? वाटर के मॉलिक्यूल में अगर आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर देखेंगे तो हमारे पास में दो वाटर के मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन नंबर 1 एंड ऑक्सीजन नंबर 2। ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, ये यहां से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, हेट्रोलिटिक क्लीवेज करेगा और मीडियम में H प्लस आयन लिबरेट कर देगा, ठीक है। सेकेंड हमारे पास में जो ऑक्सीजन उस पर लोन पेयर अवेलेबल है, वो लोन पेयर इस H प्लस को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, उससे एक स्ट्रक्चर बनेगा OH माइनस। फर्स्ट ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, सेकेंड ऑक्सीजन पे क्या डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज का रहेगा, इसमें डेवलप हो जाएगा। ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होगी। हाइड्रोजन फर्स्ट ऑक्सीजन एंड सेकेंड ऑक्सीजन के बीच में क्या करता रहेगा, रैपिड शिफ्टिंग करता रहेगा। यहां से वापस बॉन्ड ब्रेक करेगा, H प्लस लिबरेट करेगा, O माइनस इसको डोनेट करेगा, इक्विलिब्रियम क्या जाएगा, बैकवर्ड आ जाएगा। तो रैपिड शिफ्टिंग ऑफ H प्लस बिटवीन टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये न्यूट्रल स्ट्रक्चर है और ये आयोनिक स्ट्रक्चर है। न्यूट्रल स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल, आयोनिक स्ट्रक्चर्स आर लेस स्टेबल। इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा आएगा। मॉलिक्यूल का रियल स्ट्रक्चर दोनों का हाइब्रिड होगा
उस हाइब्रिड को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का हमें दिखाई देगा, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट स्ट्रक्चर न्यूट्रल है, ज्यादा स्टेबल है, तो हाइड्रोजन फर्स्ट ऑक्सीजन से कनेक्टेड ज्यादा रहेगा। सेकेंड स्ट्रक्चर लेस स्टेबल है, तो हम इस तरह से डॉट 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 रिप्रेजेंट कर देते हैं, और इस तरह से हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में क्या हो जाएंगे, कनेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है। तो रैपिड शिफ्टिंग ऑफ H+ बिटवीन टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन शिफ्ट होता रहेगा दो एलिमेंट के बीच में, और हमारे पास में यहाँ पे क्या बनेगी, ये स्ट्रक्चर इस तरह की बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे एक प्रोटॉन डोनर होता है, एक प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। प्रोटॉन डोनर हेट्रोलिटिक क्लीवेज करके H+ डोनेट करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्टर पे लोन पेयर या फिर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, ठीक है। इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड और बैकवर्ड होता रहेगा। अब हमारे पास में बुक का नेम है सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट इफेक्ट्स बाय रिचर्डसन। वो यहाँ पे एक्सप्लेन करता है, ये जो हम सीरीज देख रहे हैं NH3+ एंड NR3+, एक्वस मीडियम के अंदर, इन एक्वस मीडियम ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉजिटिव चार्ज ऑफ नाइट्रोजन डिस्पर्स ओवर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। जो पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके हमारे पास में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल पे डिस्पर्स हो जाएगा। कैसे डिस्पर्स हो जाएगा देखते हैं। ये हमारे पास में बॉन्ड ब्रेक करेगा, H+ लिबरेट करेगा, उसको ये ऑक्सीजन अपना लोन पे डोनेट कर देगा। जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल पे क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज भी हमारे पास में क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से रैपिड शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन चलता रहेगा। तो हमारे पास में नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल पे डिस्पर्स हो जाएगा, और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगा, तो इसका विड्रॉइंग पावर भी क्या होगा, कम हो जाएगा। NR3+ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगा वाटर के मॉलिक्यूल के साथ में, तो इस पे सफिशिएंट पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल होगा, और ये क्या करेगा, अच्छे से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। तो NH3+ एंड NR3+, NH3+ is more withdrawing in aqueous medium और polar protic medium। polar protic medium के अंदर NH3 ज्यादा विड्रॉ करता है, उसका रीजन क्या दे रखा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दे रखा है। ये बात सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट इफेक्ट्स बाय रिचर्डसन के अंदर एक्सप्लेन की गई है। जब तक बुक नहीं पढ़ा था हमने ये सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट इफेक्ट्स, तब तक हम लोगों ने एक होममेड ट्रिक बना रखा था। होममेड ट्रिक किसी बुक में नहीं दे रखा है। RRR ग्रुप, जो बड़े ग्रुप है वो पास पास में होंगे तो उनमें रिपल्शन होगा, और रिपल्शन होने की वजह से ये थीटा एंगल बढ़ जाएगा, और ये जो एंगल बढ़ेगा उससे परसेंटेज ऑफ S करेक्टर क्या हो जाएंगे, नाइट्रोजन पे इंक्रीज हो जाएंगे, तो वो हमारे पास में ज्यादा अच्छा विड्रॉइंग ग्रुप हो जाएगा। ऐसा होममेड कंसेप्ट बना रखा था, लेकिन अब बुक में ऑथेंटिक हमें एग्जाम्पल मिल गया है, उसने एक्सप्लेनेशन दे दिया है। NH3+ एंड NR3+ में NH3+ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके अपने पॉजिटिव चार्ज को सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पे क्या कर देगा, डिस्पर्स कर देगा। सिमिलर थिंग हमारे पास में OH और OR ग्रुप में देखने को मिलेगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगा, ये OH इलेक्ट्रॉन क्या करेगा आपका इसमें लेके H+ को क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल पे शिफ्ट कर देगा। इससे इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, और ऑक्सीजन पे अगर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा तो इसका विड्रॉइंग पावर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो OH का विड्रॉइंग पावर कम है, OR का विड्रॉइंग पावर ज्यादा है। इस तरह से हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं -I की सीरीज को। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ये जो एविडेंस है, रैपिड शिफ्टिंग ऑफ H+ बिटवीन टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी हमें देखने को मिलता है। वो हमारे सिलेबस में नहीं है तो मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा, ठीक है। तो हमने देखा आज एक इफेक्ट एक लाइन में हमने खत्म किया। एक होता है +I, एक होता है -I। ऑल अल्काइल ग्रुप हैविंग सिंगल बॉन्ड एंड ऑल एनायनिक ग्रुप्स आर +I, रिमेनिंग ऑल ग्रुप्स आर -I। कोई भी ग्रुप जो -I होगा, उस -I ग्रुप के ऊपर पूरे ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट आएगा, वो उसको -I इफेक्ट क्या करेगा, बनाएगा। ये -I का सीरीज है, इसमें NR3+ और NH3+ को हमने एक्सप्लेन किया, OH एंड OR को भी हमने क्या किया, एक्सप्लेन किया। क्या बात क्लियर है?
यस सर। और ये बात क्लियर है तो आगे प्लस आर में भी आएगा। अगर हम लोग फिनॉल एंड एनिसॉल दो ग्रुप देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर किसका अच्छा होता है? OH का प्लस आर ज्यादा अच्छा होता है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके अपने H को सॉल्वेंट पे फेंकेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो रेजोनेंस से ये डोनेट भी ज्यादा अच्छा करेगा। ठीक है, यस सर। तो जीओसी में हम लोग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग ग्रुप्स के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड विड्रॉइंग ग्रुप्स जो होते हैं वो हमारे पास में क्या करते हैं? कैटायन, एनायन, रेडिकल, कार्बीन्स, नाइट्रीन्स, बेंजाइन्स को स्टेबलाइज करते हैं। इससे आरडीएस क्या हो जाता है? फास्ट हो जाता है। तो मैं कहूंगा हमने एक इफेक्ट जिसको हम इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट को पूरा डिटेल के अंदर क्या कर दिया? एक्सप्लेन कर दिया। ओनली वन लाइन फॉर इंडक्टिव इफेक्ट, ऑल अल्काइल with single bond and all anionic groups are plus I, remaining all groups are minus I. CH वर्सेस CD वर्सेस CT में हमने देखा इंडक्टिव CT का अच्छा होता है और हाइपर कॉन्जुगेशन CH का अच्छा होगा। उसको भी हमने SHM से क्या कर दिया? एक्सप्लेन कर दिया। ये सारे के सारे एविडेंस बुकिश एविडेंस है, होम मेड, इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला जो एविडेंस है ये भी हमारे पास बुकिश एविडेंस है, इसको हमने पूरा डिटेल में देख लिया। तो अब अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे रेजोनेंस इफेक्ट। Excuse me, sir. हाँ Excuse me, sir. हाँ बोलो। Sir, this is Rajesh from Gopalapuram. I have a doubt. हाँ, In a polar aprotic solvent or a non-polar solvent, polar aprotic if solvent or polar- non-polar solvent effect will be reverse। Oh. Okay, sir. अपनी जो केमिकल रिएक्शन जितनी भी होती है वो पोलर प्रोटिक मीडियम के अंदर ही होगी। Yes, sir. But in alkyl halides, which is where we use this a lot, it differs, right, sir? ये सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट इफेक्ट्स बाय रिचर्डसन बुक ने इसको इसी तरीके से क्या किया है? एक्सप्लेन किया है। इवन कार्बोकेटाइन का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा उसमें भी बहुत सारे, जैसे एक इफेक्ट आता है, एक 3 डिग्री कैटायन है, एक PHCH2 कैटायन है। ठीक है, Yes, sir. जेरी मार्च बुक लिखता है, ये जेरी मार्च। ठीक है, बट जेई एडवांस में क्वेश्चन आया हैलोजन एंड हैलोजन, SN1 रिएक्शन कौन फास्ट करेगा अमॉन्ग फर्स्ट एंड सेकंड? SN1 सेकंड फास्ट करेगा। ये क्वेश्चन जेई एडवांस में आ चुका है, एज वेल एज नीट में भी आ चुका है। एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय, बुक का नाम भूल रहा हूं, ब्लू कलर का बुक है, मैं बुक बता दूंगा। ठीक है, उसमें से IIT ने उठा के क्वेश्चन पूछ लिया। तो क्या यहाँ पे जेरी मार्च गलत हो गया? नहीं, जेरी मार्च ने ये जो ऑर्डर दिया है ये गैसियस स्टेट के अंदर दिया है, एंड SN1 रिएक्शन जो होता है वो एक्वस मीडियम के अंदर होता है। तो सॉल्वेंट चेंज होने से ऑर्डर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट को पूरा डिटेल में क्या कर दिया है? डिस्कस कर लिया है। प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट, SHM इफेक्ट, SHM के थ्रू ऑर्बिटल ऑर्बिटल्स का वॉल्यूम, बॉन्ड एनर्जी, उस सबको हमने डिटेल में क्या कर लिया? डिस्कस कर लिया। ठीक है, हाँ श्री वेदांता। सर NH3 प्लस और NR3 प्लस में स्टेरिक हिंड्रेंस का क्या है? NH3 प्लस और NR3 प्लस में माइनस आई इफेक्ट किसका अच्छा होगा? इसी को तो एक्सप्लेन किया बेटा। NH3 प्लस और NR3 प्लस के अंदर NH3 प्लस हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, उसमें ये प्रोटॉन डोनर की तरह बिहेव करेगा, H प्लस डोनेट कर देगा, वो H प्लस शिफ्ट होके वाटर के मॉलिक्यूल पे जाएगा, तो इससे पॉजिटिव चार्ज वाटर के मॉलिक्यूल पे आ जाएगा। दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज ऑफ नाइट्रोजन डिस्पर्स ओवर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल पे डिस्पर्स हो जाएगा। नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज अगर डिक्रीज होगा तो इसका विड्रॉइंग पावर भी क्या हो जाएगा? इसमें डिक्रीज हो जाएगा। बट NR3 प्लस में ऐसा नहीं होगा, ऐसा बोल सकते हैं। सिमिलर थिंग अकर्स इन OH एंड OR ग्रुप, OH और OR में भी सिमिलर थिंग होगा। OH हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, OH प्रोटॉन डोनर की तरह बिहेव करेगा, अपना H प्लस क्या कर देगा? शिफ्ट कर देगा। हमने काफी ज्यादा बातें कर ली इंडक्टिव के अंदर, बहुत सारी बातें कर ली। तो हम ये इफेक्ट पढ़ क्यों रहे? ताकि हम इंटरमीडिएट्स को स्टेबलाइज कर सकें। और उसमें पहला इफेक्ट
इंडक्टिव इफेक्ट खत्म होता है और एक लाइन का इफेक्ट है, all alkyl with single bond and all anionic groups are plus I, remaining all groups are minus I. ठीक है, ये इतना सारा डिटेल सारी चीज हमने क्या किया, एक एक ग्रुप को क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। और माइनस आई, अच्छा एक और चीज, अगर आपको माइनस आई का सीरीज याद नहीं होता है और कभी आपके इसमें क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि ये 3 कैटायन है, आइडेंटिफाई स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ 3 कैटायंस अगर आपको बोले, ठीक है, और अगर मैं बोलूँ तो ये तो सबका स्टेबिलिटी सेम है। अब स्टेबिलिटी को अगर चेंज करना है तो मैंने ग्रुप लगाया, NO2 ग्रुप, साइनाइड ग्रुप एंड F ग्रुप लगाया। माइनस आई का सीरीज मुझे याद नहीं है, फिर भी मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता सकता हूं। NO2 अल्काइल विद सिंगल बॉन्ड नहीं है, एनायन भी नहीं है, दैट मीन्स इसका इफेक्ट हो गया माइनस आई। साइनाइड भी हो गया माइनस आई, F भी हो गया माइनस आई। बट माइनस आई में कौन सबसे ज्यादा माइनस आई, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, एक और ऑक्सीजन का 3.5 बिकॉज 2 ऑक्सीजन है, और नाइट्रोजन का 3। दैट मीन्स NO2 ग्रुप का ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 10 है, ये 10 ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.25 होता है, नाइट्रोजन का 3 होता है, ये 6.25 ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। फ्लोरीन पॉलिंग स्केल के ऊपर 4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिखाता है। तो देखो NO2 का ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, दैट मींस NO2 सबसे अच्छा विड्रॉइंग, साइनाइड थोड़ा कम विड्रॉइंग, फ्लोरीन हमारे पास में और कम विड्रॉइंग, और कैटायन से अगर आप विड्रॉ कर रहे हो तो कैटायन क्या होगा, डिस्टेबलाइज होगा। दैट मींस 1 2 3 में 3 सबसे स्टेबल, फिर 2 और फिर 1 हो जाएगा। तो आप इस तरह से अंदाजा भी लगा सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे पास में कौन सा ग्रुप ज्यादा विड्रॉ करेगा, कौन सा ग्रुप कम विड्रॉ करेगा। बट NR3+ और NH3+ में जब तक आपने पढ़ नहीं रखा है, OH एंड OR में जब तक आपने पढ़ नहीं रखा है, तब तक आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो ये हमने क्या कर दिया, पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे क्या कर लिया, देख लिया इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। जैसा हमारा इंडक्टिव इफेक्ट होता है वैसा ही हमारा रेजोनेंस इफेक्ट होता है, ठीक है। तो इंडक्टिव का मैंने एक लाइन बताया, नेक्स्ट क्लास में मैं रेजोनेंस इफेक्ट का एक लाइन आपको क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। एक लाइन में +R और -R क्या होता है उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, और एक लाइन ही हाइपर कॉन्जुगेशन का होता है, +H और -H। अच्छा, प्लस क्या होता है और माइनस क्या होता है, इसको भी हम समझ लेते हैं। कभी भी कोई भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ग्रुप पे प्लस बनेगा, तो उसका इफेक्ट प्लस कहलाएगा। ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ग्रुप पे माइनस बनेगा तो इफेक्ट माइनस कहलाएगा। रेजोनेंस से डोनेट करे तो +R, हाइपर से डोनेट करे +H, इंडक्टिव से डोनेट करे +I, रिवर्स कर दो -R -H -I हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो हमने बेसिक लेवल पे इंडक्टिव इफेक्ट को क्या कर दिया, बहुत डिटेल में क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। रेजोनेंस और हाइपर को नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, क्लास में लेंगे, और फिर इनके इफेक्ट सारे के सारे, कैटायन की स्टेबिलिटी, एनायन की स्टेबिलिटी, रेडिकल की स्टेबिलिटी, उसमें हम लोग क्या करेंगे, क्या फर्क पड़ता है, बेसिक स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ता है, एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ता है, उसको पूरा डिटेल में देखेंगे। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। बस एक डाउट है हाँ सर, ये आपने जो पहले किया है इसमें आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाली, बट उसके बाद आपने ऑर्डर कैसे लिखा? कौन सा ऑर्डर, अच्छा ऑर्डर पूरा, ऑर्डर पूरा का, अच्छा ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ऑर्डर नहीं पूरा। सर वो माइनस आई का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इफेक्ट, हाँ सर, अच्छा माइनस आई इलेक्ट्रो, की। आप ये पूछ रहे हो ये मैंने ऑर्डर कैसे लिखा, NO2 CN और F का ऑर्डर कैसे लिखा, यस सर। वो ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से लिखा। पूरे ग्रुप के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ऐड कर दिया, ठीक है। तो Yes, NO2 में ऑक्सीजन 3.5, ऑक्सीजन 3.5 एंड नाइट्रोजन 3, टोटल ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 10 हो गया। साइनाइड में ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पता होना चाहिए 3.25 होता है, नाइट्रोजन 3, टोटल ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 6.25 हो गया। फ्लोरीन का 4 होता है। तो अब हमें पता चल गया ये सबसे ज्यादा विड्रॉ करेगा, ये थोड़ा कम विड्रॉ करेगा, ये और कम विड्रॉ करेगा, और हमने पूरा ऑर्डर देख लिया, ठीक है। yes sir. Thank you sir. इंडक्टिव इफेक्ट
इंडक्टिव इफेक्ट हमने डिटेल में देखा, इंडक्टिव नहीं देखा हमने, रेडिकल देखा। रेडिकल को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी स्टेबलाइज करते हैं, विड्रॉइंग भी स्टेबलाइज करते हैं, और विड्रॉइंग ज्यादा स्टेबलाइज करते हैं। ठीक है, मैं रेडिकल की जनरल स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिख देता हूं आप लोगों के सामने। रेडिकल्स एक जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर को फॉलो करते हैं। बस ये लास्ट पार्ट, सबसे ज्यादा स्टेबल खत्म हो गया क्या? डांसिंग रेजोनेंस नहीं चल रहा, चलो नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे अब। ठीक है, ये ढंग से वर्क नहीं कर रहा है, नेक्स्ट क्लास में हम इसको क्या करेंगे, देखेंगे। रेडिकल की एक स्टेबिलिटी का जनरल ऑर्डर हमें देखने को मिलता है, अगर चल जाएगा तो मैं लिख देता हूं। अच्छा, गलत पेन ले लिया, सॉरी। सबसे ज्यादा स्टेबल डांसिंग रेजोनेंस, डांसिंग रेजोनेंस जानते हो, यस सर। जो कैटायन में होता है। उसके बाद में Excuse me, हमारे sir. पास में, हाँ Sir, बस, if we use the electronegativity thing for COH and cyanide, it contradicts, sir. COH इज प्रोटॉन डोनर। ठीक है, मैं वेट कर ही Sir, रहा था कि COH. कोई तो पूछेगा। COH एंड साइनाइड में COH आगे होना चाहिए था, COH पीछे क्यों आया? अगेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। COOH वाटर के साथ में क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। COH का विड्रॉइंग पावर ज्यादा होना चाहिए था, ये भी पीछे क्यों आया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये क्या हो गया? पीछे आ गया। ठीक है, तो मैंने दो चीज एक्सप्लेन किया, ये एक्सप्लेन किया, ये एक्सप्लेन किया, इसको आपके लिए छोड़ दिया था। ठीक है ना, तो COH का विड्रॉइंग पावर ज्यादा होना चाहिए था, ये पीछे आने का कारण भी अगेन कौन सा बॉन्डिंग हो जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये प्रोटॉन डोनर होगा, अपना H सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल पे क्या कर देगा? फेंक देगा, और सरफेस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? गेन करेगा। ठीक है, Yes, sir. Thank you, sir. Sir, and one more ओके। doubt, sir. Sir, मैं with that, रेडिकल की लास्ट मैं नेक्स्ट क्लास में -R+R बताऊंगा। रेडिकल की स्टेबिलिटी का एक जनरल ऑर्डर लिख देता हूं। रेडिकल की स्टेबिलिटी में जो जनरल ऑर्डर हमें देखने को मिलता है वो इस तरह से देखने को मिलता है। यहाँ पे अलाइल ज्यादा स्टेबल होता है, बेंजाइल थोड़ा कम स्टेबल होता है। ये हमारा उसमें क्लेडन वॉरेन ग्रीव्स के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, फिर हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे NO2 ग्रुप हो गया, CO ग्रुप हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रेडिकल को क्या करेंगे? स्टेबलाइज करेंगे। फिर हमारे पास में यहाँ पे 3 डिग्री रेडिकल आएगा, देन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का क्या मिलेगा? मुझे स्टेबलाइजेशन मिलेगा। ये थोड़ा रैंडम ऑर्डर है, ठीक है, क्योंकि डोनेटिंग और विड्रॉइंग दोनों इसको क्या कर रहे हैं? स्टेबलाइज कर रहे हैं। फिर 2 डिग्री रेडिकल का स्टेबिलिटी मिलेगा, और फिर 1 डिग्री रेडिकल का स्टेबिलिटी मिलेगा, और फिर डबल बॉन्ड पे रेडिकल, और फिर ट्रिपल बॉन्ड पे रेडिकल। ये रेडिकल की स्टेबिलिटी का जनरल ऑर्डर होता है। इसमें मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो डोनेटिंग से क्या करते हैं? ज्यादा क्या देते हैं आपके इसमें? स्टेबिलिटी देते हैं। ठीक है, ये ऑर्डर ऑब्जर्व क्या है हमारे पास में? ऑर्डर है रेडिकल की स्टेबिलिटी का। नेक्स्ट क्लास में और बहुत सारी चीजें हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। आज इतना काफी है। ठीक है।